नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर मनीष ने भेजी है, जो कि पेशे से एक स्टूडेंट है। तो चलिए अब यह कहानी मनीष के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं हैदराबाद से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल यह घटना उस वक्त की है जब मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। अपनी स्कूल की पढ़ाई करने के दौरान अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ हमारे गांव के बगल से जो रेलवे ट्रैक गुजरता था उस तरफ खेलने के लिए जाया करता था, क्योंकि शुरू से ही गांव के लड़के उस तरफ खेला करते थे। इसी वजह से जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे ही मैं भी गांव के लड़कों के साथ उस तरफ खेलने जाने लगा था। दरअसल ये रेलवे ट्रैक हमारे गांव के बगल से ही गुजरता था, जिसके कारण रात के वक्त भी जब हम लोग सोते रहते थे और वहां से ट्रेन गुजरती थी तो उसकी आवाज हमें काफी ठीक तरीके से सुनाई देती थी। अक्सर गांव के लड़के ट्रेन की पटरियों पर ही बैठे रहते थे, क्योंकि उनके पास गांव में उस जगह के अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिस जगह पर सभी लोग एक जगह पर मिल सके, क्योंकि बाकी की जगहों के अगल बगल से गांव के बड़े बुजुर्ग गुजरते ही रहते थे। लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहां आसपास कोई नहीं आता था। अब अगर आप में से कोई गांव का लड़का या लड़की यह कहानी सुन रहा है तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके गांव में भी कोई ना कोई 2-4 जगह ऐसी होती है जहां पर गांव के लड़के रोजाना शाम के वक्त इकट्ठा होते हैं और कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं या फिर कोई खेल करते हैं। इसी तरीके से हमारे गांव में भी वो रेल की पटरियां ही गांव के बच्चों की खेलने की एकमात्र जगह थी। अब गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ जब मैं उस रेलवे ट्रैक की तरफ खेलने के लिए जाया करता था तो उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उस रेलवे ट्रैक पर मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना होगी कि उस डरावनी घटना के होने के बाद मैं तो क्या बल्कि गांव का कोई भी बच्चा उस तरफ अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे साथ वह जो डरावनी घटना हुई थी वह इतनी ज्यादा भयंकर और डरावनी थी कि उस घटना के होने के बाद मैं लगभग 1 महीने तक बीमार रहा था और उस घटना के बारे में गांव के लगभग सभी लोगों को पता चल गया था। इसी वजह से गांव के लोगों ने अपने बच्चों को भी उस तरफ जाने से मना कर दिया था। साथ ही मेरे साथ वो डरावनी घटना होने से पहले भी उस जगह पर कुछ बच्चों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी, जिसके बारे में गांव के लोगों को कभी भी पता नहीं चल पाया था। लेकिन जब मेरे साथ वो डरावनी घटना हुई तब जाकर उस रहस्य से पर्दा उठ पाया था कि शायद उन बच्चों की मौत भी इसी वजह से हुई होगी। अब मैं जानता हूं कि इन सब बातों को सुनने के बाद आप लोगों के अंदर उस डरावनी घटना के बारे में जानने की और पीछे जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में जानने की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से आप में से बहुत से लोग अभी यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह इस कहानी को कब तक इसी तरीके से गोल गोल घुमाता रहेगा और कब हम लोगों को कहानी सुनाएगा। तो बस थोड़ा सब्र रखिए, मैं आप लोगों के लिए ही आज यह कहानी लेकर आया हूं। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब मैं अपनी 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था। अब क्योंकि 10वीं क्लास एक बोर्ड एग्जाम की क्लास होती है, इसी वजह से जैसे जैसे बोर्ड के एग्जाम करीब आ रहे थे वैसे वैसे ही मेरे साथ गांव के बाकी के बच्चों की भी टेंशन बढ़ती जा रही थी, जो मेरी तरह ही 10वीं की बोर्ड की क्लास में थे। इसी वजह से हम लोग रोजाना शाम को लगभग आधा घंटा उन ट्रेन की पटरियों पर बैठकर अपनी पढ़ाई के बारे में बातचीत किया करते थे और एक दूसरे को यह सुझाव दिया करते थे कि आने वाले इस पेपर में हम लोगों को इस तरीके से प्रश्नों के उत्तर देकर आना चाहिए। अब इसी बीच एक दिन जब हम लोग उन ट्रेन की पटरियों पर बैठे बैठे इन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे थे तो हम लोगों में से हमारा एक दोस्त वहां से कहीं गायब हो जाता है। अब दिन ढल गया था और गांव की तरफ वापस लौटने का वक्त हो गया था, लेकिन उसका कहीं पर कोई भी अता पता नहीं चल रहा था। उसका नाम गोपाल था। इसी वजह से हम लोग जोर जोर से उसका नाम पुकार पुकार कर उसे आवाज लगा रहे थे, लेकिन गोपाल का कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब उसका कहीं से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था तो सभी लोगों की दिल की धड़कन तेज हो गई और हर कोई यह कहने लगा कि कहीं गोपाल उस तरफ तो नहीं चला गया
जैसे ही सभी लोगों के मन में उस जगह का ख्याल आता है तो सभी की रूह कांप जाती है और सभी लोग यह सोच लेते हैं कि अगर गोपाल उस तरफ चल गया है तो शायद आज वह जिंदा बचकर नहीं आएगा, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले ही गांव के कुछ बच्चे ट्रेन की पटरियों पर चलते चलते अनजाने में उस तरफ चले गए थे और फिर वो कभी भी लौटकर अपने घर पर वापस नहीं आए। अगर कुछ चीज आई तो वो थी उनकी लाश। अब यह उस तरफ की बात सुनकर आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अब यह कौन सी नई पहेली है जिसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि हमारे गांव के बगल से जो रेलवे ट्रैक गुजरता था, उस रेलवे ट्रैक पर आज से बहुत सालों पहले गांव से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक बार ट्रेन का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेन के सभी डिब्बे पटरियों से उतर गए थे और उनमें आग लग गई थी, जिसके चलते बहुत से लोग ऐसे थे जो उस हादसे में जिंदा जलकर मर गए थे। आज भी हमारे गांव के बगल में उस जगह पर ट्रेन के जले हुए वो डब्बे पड़े हुए हैं। ना ही तो उनको गवर्नमेंट के द्वारा वहां से हटाया गया और न ही गांव के लोगों के द्वारा वो हादसा धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के गांवों के लोगों के लिए काल का साया बन गया। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस हादसे के होने के लगभग 10 से 15 दिन बाद रात को गांव की तरफ उस जगह से अजीब अजीब तरह की रोने की और चिल्लाने की आवाजें आने लगी थीं। वो आवाजें बिल्कुल उसी तरह की थीं जब गांव वालों ने अपनी आंखों से उन ट्रेन के डिब्बों के अंदर लोगों को जिंदा जलकर मरते हुए देखा था। और उस वक्त जिस तरह की लोगों की चिल्लाने की आवाजें, उनकी किलकारियां और उनकी तड़प तड़प कर आग में झुलस कर मरने की जो दर्द भरी आवाजें थीं, वह अब उस हादसे के होने के बाद भी जैसे ही चारों तरफ रात का गहरा अंधेरा होता था, वैसे ही उस तरफ से वो आवाजें आना शुरू हो जाती थीं। जब पहली बार वो आवाजें उस तरफ से आना शुरू हुई तो गांव के लोगों ने उस तरफ जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन फिर गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने उनको रोक लिया, क्योंकि बुजुर्ग लोगों का कहना था कि शायद जो लोग जिंदा जलकर मरे थे उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है और आज भी उनकी आत्मा वहां पर भटक रही है और हो सकता है अब उनकी आत्मा एक शैतानी रूप ले चुकी हो। इसी वजह से रात के वक्त किसी का भी उस तरफ जाना ठीक नहीं है। अब बुजुर्ग लोगों ने तो रात के वक्त के लिए उस तरफ जाने से मना किया था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने दिन के वक्त भी उस तरफ जाना छोड़ दिया। दरअसल वह हादसा गांव के बगल में जिस जगह पर हुआ था, उस जगह को गांव के लोगों के द्वारा बंजर के नाम से जाना जाता था। दिखने में तो वह जगह वैसे बंजर ही पड़ी थी। वहां आसपास में किसी के कोई खेत भी नहीं थे, क्योंकि वहां पर पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से जिन लोगों के वो खेत थे वो लोग उन खेतों को छोड़कर अब शहरों में जाकर बस चुके थे और तभी से उनके वह खेत और वह जमीन इस तरीके से बंजर पड़े हुए थे। अब बंजर इसलिए बोला जाता था क्योंकि वह जगह गांव के बगल में थी और गांव से थोड़े ढलान में थी, यानी कि गांव उस जगह से काफी ज्यादा ऊंचाई में था और वह जगह एक तरीके से खाई में थी। इसी वजह से उस जगह को बंजर के नाम से जाना जाता था और शायद आज से कई साल पहले उस जगह पर ट्रेन का वो हादसा भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि ट्रेन की वो पटरियां उस बंजर वाली जगह पर यानी कि ढलान वाली जगह पर बनाई गई थी, जिसकी वजह से तेज रफ्तार ट्रेन का अचानक से वो ढलान आने की वजह से बैलेंस बिगड़ गया और उस दिन वह भयंकर हादसा हो गया था। उसके बाद से उस जगह को थोड़ा बहुत ठीक करने की गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की गई थी, लेकिन अब भी उस जगह को उतना ज्यादा सही नहीं किया गया था। आज भी उस जगह पर उसी तरीके से पटरियां बनी हुई हैं जिस तरीके से पहले थी, लेकिन उस हादसे के होने के बाद अगल बगल के गांवों के लोगों के लिए वह जगह अब एक भूतिया जगह बन चुकी थी। अड़ोस पड़ोस के सभी गांवों के लोगों का यह कहना था कि उस जगह पर आज भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो उस रात उस ट्रेन हादसे में जिंदा जलकर मरे थे। हर कोई इस चीज पर पूरी तरीके से विश्वास करता था कि अगर जो कोई भी उस जगह की तरफ चला गया वह जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन इस चीज का ध्यान न रखते हुए हमारे ही गांव के 4 लड़के ट्रेन की पटरियों पर चलते चलते उस बंजर वाली जगह की तरफ चले गए थे। उसके बाद से काफी दिनों तक ढूंढने पर भी उनका कोई अता पता नहीं चला था, लेकिन फिर जब उस बंजर वाली जगह की तरफ से जिस जगह पर सभी लोग शाम के वक्त जाकर बैठते थे, उस जगह पर अजीब तरीके की बदबू आने लगी थी। वो बदबू कुछ इस तरह की थी जैसे कोई चीज पूरी तरीके से सड़कर बदबू मार रही हो। जब इस तरह की बदबू उस तरफ से आने लगी तो गांव के बच्चों ने अपने अपने घरों पर जाकर उस चीज के बारे में बताया। जब उन चारों लड़कों के घर वालों को इस चीज का पता चला
तो वह गांव के कुछ 20 से 25 लोगों को लेकर एक दिन सुबह सुबह ही उस बंजर वाली जगह की तरफ जाते हैं। जब वह उस जगह की तरफ जाते हैं तो वहां पर उनका सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, क्योंकि उनको दूर से ही दिखाई देता है कि वह जो ट्रेन के आधे जले हुए डिब्बे वहां पर पड़े हुए थे, उन ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में उन चारों लड़कों की अलग अलग लाशें पड़ी हुई थीं, जिनको दूर से देखने पर पता चला कि उनको चील कौवे खा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर पड़े हुए काफी लंबा समय हो गया था, जिसकी वजह से उनकी लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी और अब वह बदबू मारने लगी थी। जब उनके घर वालों ने अपने बच्चों की मरने के बाद भी इतनी बुरी हालत देखी तो वह फूट फूट कर रोने लग गए। लेकिन यह सब शायद उन आत्माओं का ही किया धरा था, क्योंकि जिस तरीके से वह लोग जिंदा जलकर और तड़प तड़प कर मरे थे, उन आत्माओं ने उन चारों लड़कों की लाशों का भी वही हाल कर दिया था। और गांव के लोगों का तो यह बात सोच सोच कर बुरा हाल हो रखा था कि अगर मरने के बाद भी इन लोगों की लाशों की इतनी बुरी हालत हुई है तो इनकी मौत कितनी दर्दनाक हुई होगी। यही चीज सोचकर सभी लोगों के मन में एक दहशत बैठ गई थी और हर कोई डर के मारे कांप रहा था। लेकिन वह हादसा होने के बाद तो गांव में पूरी तरीके से उस जगह की तरफ जाने की मनाही हो गई थी। अब यह हादसा हमें उस वक्त याद आ रहा था जब ट्रेन की पटरियों पर बैठे बैठे हमें पता चलता है कि हमारा दोस्त गोपाल कहीं चला गया है और अब वह हमको मिल नहीं रहा है। उस वक्त वहां पर जो भी बच्चे मौजूद थे उनमें सिर्फ 3-4 लड़के ही थे जो बड़े थे और बाकी के सारे तो छोटे बच्चे थे, और उन बड़े बच्चों में से मैं भी एक था। इसीलिए हम लोगों को उस बात पर शक होने लगता है जिस बात के बारे में गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना है। दरअसल गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जब वो ट्रेन हादसा हुआ था और वो ट्रेन के डिब्बे जले थे तो उनमें कुछ ऐसी औरतें भी जली थीं जो कि वास्तव में काफी ज्यादा खूबसूरत थीं। अब मरने के बाद उनकी आत्मा उस बंजर वाली जगह से पटरियों से चलते हुए इस तरफ आती है, और जब कोई उनको इन पटरियों पर बैठा हुआ दिखाई देता है तो वह अपनी सुंदरता के चलते उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है और फिर धीरे धीरे वापस से उस बंजर वाली जगह की तरफ जाने लगती है। जो कोई भी इंसान उस आत्मा की सुंदरता को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है तो फिर वो भी उसके पीछे पीछे इस बात को भूलकर कि उस जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं है, वो उसके पीछे पीछे वहां जाने लगता है। लेकिन जब वह उस जगह पर पहुंच जाता है तो फिर उसके साथ क्या होता है, इसके बारे में आज तक भी गांव में किसी को भी पता नहीं था। अब हम लोगों को इसी बात पर शक हो रहा था, क्योंकि हमारे साथ जो हमारा दोस्त गोपाल था वह जब से आया था तभी से हमारे से थोड़ा दूर साइड में बैठा बैठा मोबाइल चला रहा था, और हम चारों पांचों दोस्त एक जगह पर बैठकर अपनी पढ़ाई की बातें कर रहे थे। लेकिन जब हमारी बातें खत्म हो गईं और हमने कहा कि चलो गोपाल चलते हैं तो हमें गोपाल वहां पर दिखाई ही नहीं दिया था। उसके बाद से हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और कई बार आवाज लगाने पर भी जब कहीं से उसका कोई जवाब नहीं आया तो हमारे में से एक दोस्त कहता है कि यार छोड़ो, उसको हम लोग गांव में जाकर उसके घर वालों को बता देंगे कि वो उस बंजर वाली जगह की तरफ चला गया है और हम लोगों को कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी दूसरा दोस्त कहता है कि अरे यार तुम लोग पागल हो गए हो, क्या वो हमारा दोस्त था और हम उसको ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते? हम लोगों को उस बंजर वाली जगह की तरफ चलना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए। जैसे ही उस लड़के ने यह बात कही तो मैं भी उसकी बात से सहमत हो जाता हूं, क्योंकि जो गोपाल था वो अपने घर वालों के लिए एक ही लड़का था और वो भी कई दिनों के बाद बहुत सी जगहों पर मन्नतें मांगने के बाद हुआ था। अब ऐसे में अगर उसके साथ इस तरह का कोई डरावना हादसा हो जाता तो फिर उसके माँ बाप की तो जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद थी। यही सब बातें सोचकर मैं उन लोगों के साथ उस बंजर वाली जगह की तरफ उसको ढूंढने जाने के लिए तैयार हो जाता हूं। अब हम 5 लोगों में से 2 लोग तो उस तरफ जाने के लिए मना कर देते हैं और हम 3 लोग उस तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जिन 2 लड़कों ने हम लोगों को उस तरफ जाने के लिए मना किया था वह हम लोगों से कहते हैं कि हम इसी जगह पर रुककर तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम जल्दी से जाकर उस तरफ दूर से ही देखकर आ जाओ। अगर तुम्हें कहीं पर भी गोपाल दिखाई देता है तो उसे आवाज लगा देना, और अगर दूर से कहीं पर भी दिखाई ना दे तो वहीं से वापस लौट आना। लेकिन उन ट्रेन के जले हुए डिब्बों के पास में जाने की भूल कर भी कोशिश मत करना। अब ये बातें करके हम तीनों लोग अपने तेज कदमों के साथ उन ट्रेन की पटरियों से होते हुए ही उस बंजर वाली जगह की तरफ जाने लगते हैं। अब वो जगह वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। ऐसे में हम लोगों को वहां पर पहुंचने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय तो लगने ही वाला था। लेकिन अब दिन भी ढल चुका था और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। जैसे जैसे हम लोग उस तरफ चलते गए तो हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह दूरी कोई 1 किलोमीटर की ना होकर 2 किलोमीटर की बन गई हो।
क्योंकि उस वक्त हम लोग काफी तेज तेज चलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इतनी तेज चलने के बावजूद भी वो जगह आने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग चलते चलते काफी दूर आ गए हो, लेकिन ऐसा महसूस होने के बाद भी अभी तक बंजर वाली जगह नहीं आ रही थी। लेकिन फिर दूर से उस ढलान पर पहुंचने के बाद हम लोगों को दिखाई देता है कि आगे नीचे बंजर में वो ट्रेन के जले हुए डिब्बे पड़े हैं। लेकिन उस वक्त तक हमारे चारों तरफ बिल्कुल घना अंधेरा हो चुका था, क्योंकि दिन पूरी तरीके से ढल चुका था और आसमान में जो पंछी थे वह भी अपने अपने घोंसले की तरफ वापस लौट रहे थे। यह चीज होते हुए देखकर अब हम 3 लोगों में से भी एक दोस्त हमसे कहता है कि यार चलो यहीं से वापस चलते हैं। लेकिन मैं और मेरे साथ एक दूसरा दोस्त था। वो उस लड़के के घर को अच्छी तरीके से जानते थे और हमें पता था कि उसके घर में उसकी क्या अहमियत है, उसका हम लोगों के साथ वापस घर पर चलना कितना जरूरी है। इसी वजह से हम उससे कह देते हैं कि यार आज उसको वापस लेकर ही चलेंगे, क्योंकि अगर उसको वापस लेकर नहीं गए तो उसकी मां की आंखों में वो दर्द और वो पीड़ा हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसी वजह से हम लोग वहां से साथ साथ अब उन जले हुए ट्रेन के डिब्बों की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे हम लोग उन ट्रेन के डिब्बों की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे ही मेरा मन बार बार मुझे यह कह रहा था कि मनीष यहां से वापस चल, आज जरूर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मेरा जो दिमाग था वह मेरे दिल के आगे हावी होता जा रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ यही एक बात थी कि गोपाल का हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है। लेकिन दिल यह कह रहा था कि अगर जिंदा बचना चाहता है तो वापस लौट जा, पर फिर भी मैं वापस नहीं लौटा, जिसके चलते मेरे साथ आगे चलकर वो डरावना हादसा हो गया। अब जैसे ही हम उन ट्रेन के जले हुए डिब्बों के पास में पहुंचे तो दूर से हमें दिखाई देता है कि उस ट्रेन के डिब्बे के पास नीचे पटरियों पर कोई बैठा हुआ है, जो कि पूरी तरीके से खून से लथपथ है। वह उस वक्त उस ट्रेन के डिब्बे से सहारा लेकर बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर पूरी तरीके से खून से सने हुए थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण अब तक भी हम लोग उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाए थे कि आखिर वह कौन है। एक तो वहां पर काफी घना अंधेरा था और दूसरा यह था कि उसके चेहरे पर पूरी तरीके से खून लगा हुआ था, जिसके कारण मुझे उसकी शक्ल समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह जो कोई भी था वह वहां पर पड़ा पड़ा एक कराती हुई आवाज में मुझे आवाज लगाता है। वह कहता है कि मनीष मैं यहां पर हूं। जैसे ही मुझे यह आवाज सुनाई देती है तो यह बात सुनते ही हम तीनों लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि गोपाल की थी। उसी गोपाल की जो हमारा दोस्त था और जिसको हम ढूंढते हुए यहां तक आए थे। तभी हम तीनों ही दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और उसके पास जाकर उसके हाथ पैरों की वो हालत देखकर उससे पूछते हैं कि यार गोपाल यह सब कैसे हुआ। तो हमारे मुंह से यह बात सुनते ही वह हम लोगों की तरफ देखकर कहता है कि वो तो तुम्हें अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, लेकिन आज तुम लोगों ने यहां पर आकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जब गोपाल ने हमको यह बात बोली तो हमें लगा कि शायद अपनी यह हालत होने की वजह से वह हम लोगों को यह हिदायत दे रहा है कि तुमको यहां पर नहीं आना चाहिए था। मेरे साथ ही ऐसा हो गया है, लेकिन उस वक्त हमें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर हमारे साथ क्या होने वाला है। अब जब हम लोग गोपाल का हाथ पकड़कर उसको वहां से उठाने लगे और उसे कहने लगे कि चल गोपाल यहां से जल्दी निकलते हैं, तुझे तेरे घर पर लेकर चलते हैं, तो हम लोगों के मुंह से यह बात सुनते ही वह बड़े ही अचंभे वाली बात कहता है। दरअसल वह हम लोगों से कहता है कि घर कौन सा घर, तुम लोग किस घर के बारे में बात कर रहे हो, मेरा तो कोई भी घर नहीं है। हम लोगों का तो पिछले काफी लंबे समय से यही जगह हमारा घर बनी हुई है और हम लोग यहीं पर भटकते रहते हैं। जैसे ही उसने यह बात बोली तो हम सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, लेकिन हम तीनों को एक दूसरे की तरफ इस तरीके से देखते देखकर जो हमारा दोस्त अभी खून से सन्ना पड़ा हुआ था और दर्द से कराह रहा था, वो हम लोगों की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते मुस्कुराते ही हंसने लगता है। जब हम लोग उसको हंसते हुए देखते हैं तो हम तीनों में से एक दोस्त उसे कहता है कि गोपाल तू पागल हो गया, क्या कैसी बातें कर रहा है, घर पर तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वह लड़का इससे आगे कुछ और बोल पाता। उससे पहले ही हम तीनों को दिखाई देता है कि हंसते हंसते ही अब गोपाल का हुलिया बदलने लगा है और जो चेहरा अभी कुछ देर पहले हम लोगों को पूरी तरीके से खून से सना हुआ दिखाई दे रहा था, अब वो चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ दिखाई दे रहा है। उसका चेहरा आग के अंगारों में बदल गया है और उसमें से आग की लपट उठने लगी है। साथ ही उसके शरीर में हर जगह से धुआं उठ रहा था और उसके हाथ पैर बुरी तरीके से जले हुए कोयले की तरह दिखाई देने लगे थे।
अब उसका हुलिया इतनी बुरी तरीके से बदल गया था कि अब वो गोपाल दिखाई ही नहीं दे रहा था। यानी कि अब तो उसका चेहरा किसी और इंसान की तरह ही बदल गया था। धीरे धीरे हम लोगों को दिखाई देता है कि उसका हुलिया एक औरत के हुलिये के रूप में बदल रहा है, जो कि हमारे गोपाल की तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए देखकर मुझे तो इतना समझ में आ गया था कि जो चीज मैं सोच रहा था और मेरा मन जिस चीज के लिए यहां पर आने से पहले बार बार कह रहा था, शायद वही चीज हमारे साथ हो गई है। आज यह कोई भटकती हुई आत्मा ही है जिसने हम लोगों को यहाँ पर गोपाल का रूप लेकर अपने जाल में फंसा लिया है। और गांव के बुजुर्ग लोग बिल्कुल सही बात ही कहते थे कि दिन ढलने के बाद उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। तभी वह शख्स जो अब हम लोगों के सामने एक औरत के रूप में बदल चुका था, यानी कि अब हमारे सामने वहां पर एक औरत थी जो कि पूरी तरीके से आग में झुलसी हुई थी और जिसका हुलिया अब हम लोगों को इतना ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था कि उसके उस डरावने चेहरे को रात के उस घने अंधेरे में वहां पर देखकर हम लोगों को इतना भयंकर डर लगता है कि डर के मारे हम सभी के चेहरों पर पसीना आ जाता है। साथ ही हम तीनों में से एक दोस्त तो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथ पैर बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। तभी वह जो डरावनी औरत की आत्मा थी वो अचानक से ही मेरे उस कांपते हुए दोस्त को पैर से पकड़ लेती है और उसको झटके के साथ खींचकर अपनी तरफ गिरा देती है। नीचे गिरते ही मेरा वह दोस्त अजीब तरीके से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर बुरी तरीके से जल जाता है, क्योंकि जैसे ही उस आग में धधकती हुई औरत ने उसके पैर को पकड़ा तो उसका पैर वहां से बुरी तरीके से जल गया। यह चीज होते हुए देखकर हम दोनों इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि उस वक्त हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारे उस दोस्त को उसके चंगुल से बचा सके। लेकिन इससे पहले कि हम लोग कुछ कर पाते, हमें दिखाई देता है कि उन ट्रेन के डिब्बों से उसी तरह के आग में धधकते हुए लोग अब नीचे उतरने लगे हैं जिनका हुलिया बुरी तरीके से जला हुआ है और वह डायन या चुड़ैल की तरह दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को इस तरह की स्थिति में पाकर मुझे और मेरे उस दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन हमें इतना तो पता था कि आज हमारी मौत पक्की है, क्योंकि शायद आज से कुछ महीने पहले गांव के 4 लड़कों के साथ जो कुछ हुआ था अब हमारे साथ भी वही होने जा रहा था। तभी वह डरावनी आत्मा जिसने हमारे उस दोस्त के पैर को पकड़ रखा था, वह मुस्कुराते हुए हमसे कहती हैं कि क्यों, क्या हुआ, डर लग रहा है। लेकिन यह बात तो तुम लोगों को उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब हम लोग इन ट्रेन के डब्बे में जिंदा जलकर मर रहे थे और तुम लोग दूर खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तुम में से किसी ने भी हम लोगों को बचाने की थोड़ी बहुत भी कोशिश नहीं की। अगर उस दिन तुम कोशिश करते तो शायद हम लोगों में से आधे लोग तो जिंदा बच सकते थे। लेकिन तुम लोगों ने हम लोगों को जलता हुआ देखा और हमारा तमाशा बनाया। उसी वक्त से मरने के बाद हमारी भटकती हुई आत्माओं ने यह तय कर लिया था कि इन आसपास के गांव के लोगों को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, क्योंकि उस दिन तुम्हारी वजह से ही हम लोग जिंदा जलकर मरे थे। अब जैसे ही उस औरत की आत्मा ने हमसे यह बात कही तो मैं उसे यह समझाना चाहता था कि उस वक्त यहां आसपास में आग बुझाने का कोई भी रास्ता नहीं था। ना ही तो यहां पर कोई पानी की व्यवस्था थी और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिससे हम उन ट्रेन के डिब्बों की आग को बुझा सके। और आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि छोटी मोटी चीजों से उस आग को नहीं बुझाया जा सकता था। साथ ही पिछली ही रात को वहां पर भयंकर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो मिट्टी थी वह भी पूरी तरीके से गीली हो रखी थी। ऐसे में मिट्टी डालकर भी ट्रेन की आग को नहीं बुझाया जा सकता था। सूखी मिट्टी से तो आग पर थोड़ा बहुत काबू पाया जा सकता है, लेकिन वह आग इतनी भयानक थी कि अगर उस वक्त हम लोग कोशिश भी करते तो उसके ऊपर काबू नहीं कर सकते थे। लेकिन उस वक्त यह बातें मैं सिर्फ मेरे मन में ही सोच रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर रहा था कि मेरे सामने इतने ज्यादा डरावने चेहरे देखकर मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। लेकिन तभी अचानक से ही मुझे और मेरे उस दूसरे दोस्त को पीछे की तरफ से एक झटका लगता है और उस झटके के साथ ही हमें थोड़ा बहुत जलने का एहसास भी होता है। जैसे ही उस झटके के साथ हम लोग आगे जाकर उन ट्रेन की टूटी फूटी पटरियों पर गिरते हैं तो पीछे की तरफ मुड़कर देखते ही हमें दिखाई देता है कि अब हमारे पीछे भी 2 धधकती हुई लाशें हैं जो कि बुरी तरीके से गुर्राते हुए हमारी तरफ आ रही हैं। शायद वह भी हमें उस औरत की तरह अपने काबू में करके मारना चाहते थे। यह चीज होते हुए देखकर मुझे समझ में आ गया था कि अब यह हमारे जीवन का अंतिम पल है और हम लोग कुछ ही देर में इन भटकती हुई आत्मा का शिकार बनने वाले हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके होते ही वह सारा मामला शांत हो जाता है।
दरअसल जैसे जैसे वह दोनों आत्माएं अपने जलते हुए शरीर के साथ हमारी ओर बढ़ रही थी, तो अचानक से ही वहां पर एक जलती हुई मसाल आकर गिरती है, और उस जलती हुई मसाल के आकर गिरते ही वो जो कुछ भी हम लोगों को दिखाई दे रहा था वह वहां से गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो वहां से गायब होते हैं तो हमें दूर गांव की तरफ से लोगों का एक झुंड हमारी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, और उनमें से कुछ 4-5 जवान आदमी भागते हुए उनसे काफी आगे आ रहे थे। उन सभी के हाथों में जलती हुई मसाले थी, और शायद उन्हीं में से किसी ने उस एक मसाल को दूर से हमारी तरफ फेंका था। अब मसाल का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भला इस जमाने में भी मसाल कौन जलाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव के बुजुर्ग लोगों का यह मानना था कि अगर कोई भटकती हुई आत्मा जो उस ट्रेन हादसे में जिंदा जल गई थी और अब वह किसी का पीछा कर रही है, तो वो इंसान अगर वहां पर किसी तरीके से आग जला देता है तो वो उस आग को देखकर डर के मारे वहां से गायब हो जाती है, क्योंकि उनके मन में उस आग का इतना ज्यादा डर बैठा हुआ है कि आग को देखते ही वह लोग वहां से गायब हो जाते हैं। तभी से गांव में परंपरा बनी हुई थी कि रात के वक्त अगर किसी को बहुत जरूरी कारण से अपने घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो वह अपने साथ मसाल जलाकर जरूर लेकर जाए, क्योंकि अगर जलती हुई आग उसके साथ में होगी तो वो आत्माएं उसके अगल बगल में भटकने की भी कोशिश नहीं करेंगी, बल्कि उसके हाथ में वह आग देखकर वो उससे दूर भाग जाएंगे। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि रोज रात को गांव में उन मरी हुई आत्माओं की अजीब तरीके से चिल्लाने की और रोने की आवाजें गांव में सुनाई देती हैं। तो वह आवाजें इस वजह से सुनाई देती थीं कि जब कभी भी रात के वक्त उधर से ट्रेन गुजरने वाली होती थी तो उस ट्रेन के गुजरने से लगभग आधा घंटा पहले ही उन आत्माओं की वह भयानक आवाजें गांव की तरफ आना शुरू हो जाती थी, क्योंकि जैसे ही उन पटरियों पर ट्रेन आने वाली होती थी तो काफी दूर से ही ट्रेन की पटरियों में कंपन होना शुरू हो जाता था, और उस कंपन को महसूस करके उन आत्माओं को पता चल जाता था कि अब वहां से ट्रेन गुजरने वाली है। लेकिन उन आत्माओं के मन में ट्रेन का इतना ज्यादा खौफ बैठ गया था कि वह ट्रेन के बारे में सोचकर ही अजीब तरीके से चिल्ला चिल्लाकर विलाप करने लगती थी। लेकिन जब वहां से ट्रेन गुजर जाती थी तो फिर आत्माओं की आवाज भी शांत हो जाती थी, और जब दूसरी रात को फिर से ट्रेन आने वाली होती थी तो उस वक्त ही उनकी आवाजें आती थी। यह गांव में अब हमेशा का ही काम बन गया था। अब उस दिन गांव वाले दौड़ते हुए वहां पर आते हैं और सबसे पहले हम लोगों को उठाकर वहां से जितना जल्दी हो सकता था गांव में लेकर जाते हैं। अब हम दोनों तो उन लोगों के साथ चलते हुए गांव की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारा जो तीसरा दोस्त था उसका पैर बुरी तरीके से जल गया था, क्योंकि उस आग में धधकती हुई आत्मा ने उसके पैर को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से अब वह उस पैर से चल नहीं पा रहा था, जिसके कारण गांव के 3-4 लोग उसको गोद में उठाकर ही लेकर जा रहे थे। लेकिन उस वक्त हम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गांव के लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग वहां पर उस मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो गांव में जाने के बाद जब हमने गांव के लोगों से इस बारे में पूछा तो हमें पता चला कि जिन 2 दोस्तों को हम लोग उन पतरियों पर छोड़कर गए थे, उन 2 दोस्तों ने ही गांव में जाकर गांव वालों को बताया था कि हम तीनों बंजर की तरफ चले गए हैं, क्योंकि जब काफी देर तक हम लोग वापस नहीं लौटे तो उन दोनों को हमारी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। इसी वजह से वह दौड़ते हुए गांव में जाते हैं और गांव के बुजुर्ग लोगों को इस बारे में बताते हैं। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चलता है तो वह उनसे पूछते हैं कि आखिर वह तीनों बंजर की तरफ क्या लेने गए थे। तो वो दोनों दोस्त बताते हैं कि हमारे साथ जो कंस चाचा का लड़का गोपाल था वो शायद बंजर की तरफ चला गया है, इसी वजह से वो लोग उसको ढूंढने के लिए वहां पर गए हैं। यह बात सुनते ही उन बुजुर्ग लोगों के बीच में गोपाल के पापा यानी कि कंस चाचा वहीं पर बैठे हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि वो लोग गोपाल को ढूंढने के लिए उस तरफ गए हैं तो उन्होंने कहा कि गोपाल तो कब का ही घर पर आ चुका है और उसको तो मैंने खुद अपनी आंखों से घर पर आते हुए देखा है, तो फिर वो लोग किसको ढूंढने गए हैं। अब यह बात सुनते ही उन दोनों लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि अगर गोपाल घर पर आ चुका था तो इसका मतलब हम लोग किसी बहुत गलत चीज को सोचकर उस तरफ चले गए थे। लेकिन इसके बाद कंस चाचा खुद अपने घर पर जाकर गोपाल को वहां लेकर आते हैं। यह चीज देखकर गांव के सभी लोग समझ जाते हैं कि आज वह तीनों लड़के बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इसी वजह से गांव के सभी लोग तुरंत इकट्ठा होते हैं और अपने अपने घरों से मसाल लाकर उनको जलाते हैं और फिर वहां से दौड़ते हुए उन ट्रेन की पटरियों से होकर उस बंजर वाली जगह पर आते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि वो लोग उस दिन समय पर वहां पर पहुंच गए, वरना उस दिन हमारा मरना तय था।
लेकिन उस दिन के बाद गांव के बुजुर्ग लोगों ने बंजर वाली जगह पर जाना तो दूर की बात थी, बल्कि उन पटरियों की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया था। और आज भी हम में से कोई भी भूलकर अब पटरियों की तरफ नहीं जाता है। लेकिन वह हादसा होने के बाद हम तीनों दोस्त इतना ज्यादा डर गए थे कि लगभग 1 महीने तक हम सभी को बुखार रहा था। और वह जो लड़का था जिसका पैर जल गया था, वो तो लगभग 2 से 3 महीने में ठीक हुआ था। इसी वजह से मेरा आप लोगों से भी यह कहना है कि अगर कहीं पर आपके अगल बगल में कभी कोई बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो और उस एक्सीडेंट में कुछ लोगों की वहां पर मौत हो गई हो, तो आप रात के वक्त या फिर अकेले कभी भी उस जगह पर जाने की गलती मत करना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब किसी को अकाल मौत मिलती है तो उसकी आत्मा तब तक वहां पर भटकती रहती है जब तक उन लोगों की उम्र पूरी नहीं हो जाती। यानी कि जितनी उम्र जीने के लिए वह लोग इस धरती पर आए थे, उस उम्र से पहले ही अगर किसी हादसे में उन लोगों की मौत हो जाती है तो उनकी आत्मा हमेशा ही उस जगह पर भटकती रहती है। और समय के साथ वह आत्मा इतनी ज्यादा डरावनी और शैतानी बन जाती है कि वह बाकी के लोगों को भी अपना शिकार बनाने लगती है। वह लोगों को शिकार इसलिए बनाती है क्योंकि हमारी दुनिया की तरह ही उन भटकती हुई आत्माओं की भी एक दुनिया होती है, और उनमें यह चीज होती है कि जो भी आत्मा किसी जिंदा इंसान को शिकार बनाएगी और जितने ज्यादा लोगों को शिकार बनाएगी, उसकी शक्तियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे वह एक शैतान, चुड़ैल, भूत प्रेत या फिर जिन्न पिशाच का रूप ले लेती हैं। और इन चीजों में अपने आप को बदलने के लिए उनको इंसानों का खून पीना पड़ता है और जिंदा इंसानों की बलि देनी पड़ती है, तभी जाकर उनको इतनी डरावनी शक्तियां मिलती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज चलाता हूं, फिर कल मिलते हैं। आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद।